वेलकम टू माय चैनल सिनेमैटिक रिव्यू मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। इस वीडियो में हम द फैमिली मैन सीजन 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे ज़रूर देखें ताकि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ सके। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कहानी की शुरुआत नॉर्थ श्रीलंका के कुछ तमिल विद्रोहियों से होती है जिनके लीडर भास्करन की मौत की फेक खबर न्यूज़ में दे दी जाती है ताकि इस खबर को पढ़कर वे विद्रोही कुछ गलत कदम उठाए और आर्मी के हाथों पकड़े जाए। इस न्यूज़ को देखकर के भास्करन, सुब्बू और दीपन अपने मिशन को तेजी से आगे बढ़ाने में लग गए। वे लोग 3 दिनों के अंदर श्रीलंका के प्रेसिडेंट रूपातुंगा पर हमला करने वाले थे। हमले से पहले वे सिल्वा से मिलकर हथियारों की जांच कर रहे थे कि तभी अचानक आर्मी ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके बहुत सारे लोग मारे गए, पर भास्करन, सुब्बू और दीपन किसी तरह से वहां से भाग गया। उन्हें बचाने के लिए एक लड़की अपनी जान दे देती है। वो ह्यूमन बॉम्ब बनकर श्रीलंकन आर्मी के ट्रक के आगे कूद जाती है और उन्हें ब्लास्ट कर देती है। प्राइम मिनिस्टर बासु उन विद्रोहियों को इंडिया में रहने नहीं देगी, इसलिए वे अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट लोकल 52 की मदद से पानी के रास्ते लंदन चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मुंबई, जहाँ पर हम श्रीकांत तिवारी को देखते हैं जो कि टास्क का सबसे बेस्ट एजेंट है। पर केमिकल फैक्ट्री में हुए घटने के बाद उसने टास्क छोड़कर 9 to 5 वाली IT जॉब ज्वाइन कर ली। पर यहाँ भी उसका बॉस उसके काम और टाइम को लेकर के अक्सर ताना मारा करता है। वैसे तो श्रीकांत को ये जॉब कोई खास पसंद नहीं था, पर फिर भी वो अपनी फैमिली को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। बट सूची बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके और अरविंद के बीच में जो हुआ था उसको लेकर के पूरे 1 साल हो गए थे, पर फिर भी वो इस घटना को लेकर अक्सर सैड रहती थी। जिसके बाद हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर बासु को देखते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि नॉर्थ श्रीलंका की पोर्ट कंस्ट्रक्शन का डील चाइना को दी जा रही है, तो वो ये बात जानकर श्रीलंका के प्रेसिडेंट रूपातुंगा पर भड़क जाती है और वो उन्हें ये एहसास दिलाती है कि इंडिया ने उनकी कितनी मदद की है जब भी उन्हें जरूरत पड़ी है। बासु की ये सब बात सुनकर रूपातुंगा ये डील इंडिया को देने के लिए तैयार हो जाता है, पर एक शर्त पर। वो कहता है कि उसे एक सुब्बू नाम का इंसान चाहिए जो कि इंडिया में ही है। दरअसल रूपातुंगा को ये खबर मिली थी कि भास्कर लंदन में रहकर अपने भाई सुब्बू के जरिए कुछ बड़ा मिशन प्लान कर रहा है, क्योंकि वे लोग श्रीलंका में रह रहे तमिल लोगों के लिए एक अलग सरकार बनाना चाहते थे। पर रूपातुंगा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो उस विद्रोह को होने से पहले ही रोक देना चाहता था। पर बासु उससे कहती है कि सुब्बू का इंडिया में कोई भी क्राइम रिपोर्ट नहीं है और बिना किसी रिपोर्ट के अगर वे सुब्बू को श्रीलंका के हवाले कर देंगे तो वहाँ के लोग इससे भड़क सकते हैं। पर बासु को सी लेवल पर चाइनीज गवर्नमेंट का कब्जा रोकने के लिए श्रीलंका के साथ संबंध बनाना जरूरी था, क्योंकि चाइनीज ने जब दक्षिणी श्रीलंका पर अपना पोर्ट बनाया था तो पूरी दुनिया उस पर हंस रही थी और ये गलती बासु दोबारा नहीं होने देना चाहती थी। वो ये जानती थी कि अगर श्रीलंका पर चाइनीज की पकड़ आ गई तो इससे इंडियन ओशन भी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वो ये काम टास्क के हेड कुलकर्णी को दे देती है। कुलकर्णी बासु को ऐसा ना करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर सुब्बू को बिना कोई वारंट के अरेस्ट कर लिया गया तो तमिलनाडु में दंगे स्टार्ट हो सकते हैं। बट प्राइम मिनिस्टर बासु अपनी बात पर अड़ी रहती है और ना चाहते हुए भी कुलकर्णी को उनकी बात माननी पड़ती है। अब यहाँ से सीन वहीं पर स्टार्ट होती है जहाँ पर सीजन 1 खत्म हो गई थी। यहाँ पर हुआ ये था कि ओराइन केमिकल्स की लिंक होने से पहले ही पुनीत को वैभव की लोकेशन का पता चल गया था, जो कि अपनी फैक्ट्री में ही था। उसके साथ साथ मिलिंद और जोया की भी लास्ट लोकेशन वही की थी। ये देखकर श्रीकांत पूरी यूनिट्स के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है, पर तब तक गैस लिंक हो चुकी होती है। जोया किसी तरह मिलिंद को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है, पर गैस पूरी फैक्ट्री में फैल जाने की वजह से जोया वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में जोया हैंडीकैप हो जाती है। श्रीकांत की टीम उस गैस को ज्यादा फैलने से रोक तो देते हैं, पर इससे कई सारे लोग घायल हो जाते हैं, कई मासूम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और टास्क इस टेररिस्ट अटैक को एक गैस लीकेज बताकर केस को क्लोज करवा देता है। श्रीकांत को ये सब ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो टास्क छोड़ देता है। वहीं मिलिंद भी जोया की हालत देख करके डिप्रेशन में चला जाता है। अब यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ टास्क को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सुब्बू चेन्नई में ही है और वहाँ के एक लोकल पॉलिटिशियन मधी उसे पकड़ने में उनकी मदद करता है। चूंकि सुब्बू एक ट्रेंड एसिसन होता है तो वो उनकी पकड़ से भाग जाता है और वो एक कपल को हॉस्टेज बना लेता है। ये बात जब श्रीकांत को पता चलता है तो वो जेकी को चेल्लम सर के बारे में बताता है, जो कि एक रिटायर्ड टास्क ऑफिसर थे, लेकिन सुब्बू के बड़े भाई भास्करन के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे थे। चेल्लम भास्करन से बात करता है, जिसके बाद सुब्बू खुद को सरेंडर कर देता है। श्रीकांत IT कंपनी में काम तो करता था, पर उसका पूरा ध्यान अक्सर टास्क में ही रहता था। अब हम श्रीकांत की बेटी धृति को उसके बॉयफ्रेंड कल्याण के साथ देखते हैं।
लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें ये पता चलता है कि उस लड़के को साजिद ने भेजा होता है। साजिद अपने मिशन में श्रीकांत की फैमिली को अब इन्वॉल्व करने लगा था। समीर और साजिद दोनों ही लंदन में छिपे हुए थे और जैसे ही समीर को ये पता चलता है कि अंसारी भी लंदन में ही है तो वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है और बड़ी ही चालाकी से उसे जान से मार देता है। जिसके बाद एंट्री होती है इस मूवी की सुपर विलन राजी की। स्टार्टिंग में वो बिल्कुल शांत रहती है जिसकी वजह से उसके बॉस उसे अक्सर परेशान किया करते हैं। अब हम दीपन को देखते हैं जो कि भास्करन और सुब्बू दोनों का ही दोस्त था। वो संबित नाम के एक पॉलिटिशियन को कॉल करके सुब्बू को छोड़ देने को कहता है, लेकिन संबित उसे ये कहकर मना कर देता है कि सुब्बू ने बहुत सारे ऑफिसर्स को मारा है, इसलिए वो अभी पुलिस की कस्टडी में है और वो उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसे सजा न मिल जाए। वहीं हम सुब्बू को देखते हैं जिसे कोर्ट में ले जाया जा रहा होता है, लेकिन तभी साजिद समीर के कहने पर उस जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है। समीर ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि वो भास्करन के साथ मिलकर इंडिया में ब्लास्ट कर सके, क्योंकि भास्करन के श्रीलंका के साथ साथ भारत में भी अच्छे संबंध थे। इस घटना के बाद पूरे देश में हलचल मच जाती है क्योंकि सुब्बू कोई आम इंसान नहीं था। वहीं भास्करन अपने भाई की मौत के बाद अपनी सीट छोड़ देता है और अपनी जगह वो दीपन को पीएम बना देता है। पीएम बासु भी इस मामले को कंट्रोल में लाने के लिए रूपा तुंगा के साथ बायलैटरल टॉक की मीटिंग चेन्नई में रख दी, ये जानते हुए भी कि ये कितना रिस्की है। उधर भास्करन समीर के पास जाता है। उसे लगता है कि उसके भाई की मौत के पीछे पीएम का ही हाथ है, इसलिए वो समीर के साथ मिलकर पीएम पर अटैक करने का प्लान बनाता है और फाइनली यहाँ पर समीर का प्लान काम कर जाता है। जिसके बाद भास्करन इंडिया में सिल्वा नाम के इंसान को कॉल करके इस अटैक के लिए एक टीम इकट्ठा करने को कहता है। इस टीम में साजिद को भी शामिल किया जाता है और राजी इस टीम की सबसे मेन कैरेक्टर होती है। दरअसल राजी भी एक ट्रेंड असिस्टेंट होती है। इसका पता हमें तब चलता है जब वो बस में छेड़ रहे एक इंसान को जान से मार देती है और ये फाइटिंग सीन बिल्कुल कमाल का होता है। वहीं समीर और भास्करन की एक साथ मिलने की तस्वीर कुलकर्णी और संबित तक पहुंच जाती है, जिसे देखकर कि वे समझ जाते हैं कि ये दोनों कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं और हो सकता है कि ये प्लान पीएम बासु की चेन्नई में हो रही मीटिंग के खिलाफ हो। तो वे बासु को ये मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहते हैं या लोकेशन चेंज करने को कहते हैं, पर बासु अपनी जिद पर अड़ी रहती है। समीर साजिद को कॉल करके चेन्नई जाने को कहता है, लेकिन साजिद एक हफ्ते के लिए मुंबई में रुकने की बात करता है। वो कहता है कि यहाँ पर उसका एक अधूरा काम है जिसे वो पूरा करना चाहता है, पर समीर उसे डांटते हुए कहता है कि अभी उसे अपना पूरा ध्यान अपने मिशन पर देना है। इस पर साजिद को गुस्सा तो आता है, पर वो कल्याण को कॉल करके धृति से मिलने के लिए मना कर देता है। सूची के बर्थडे के दिन श्रीकांत उसे रेस्टोरेंट लेकर के जाता है, जहाँ बातों बातों में सूची उससे कहती है कि वो अब वापस अपना जॉब ज्वाइन करना चाहती है। इस पर श्रीकांत उससे पूछता है कि जब तुम्हें अपना जॉब ज्वाइन ही करना था तो तुमने उसे छोड़ा ही क्यों था। ये सुनकर सूची भड़क जाती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। श्रीकांत उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सूची उससे कहती है कि उसे अपनी शादी से ब्रेक चाहिए और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसको लेकर श्रीकांत काफी परेशान होता है और अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ पर उसके बॉस वापस उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे श्रीकांत को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बॉस को 2-4 थप्पड़ मारकर अपना जॉब छोड़ देता है और वो वापस से टास्क ज्वाइन कर लेता है। वही सूची भी अपना पुराना जॉब ज्वाइन कर लेती है। वही राजी भी अपने बॉस से परेशान होकर उसे अपने घर बुलाती है और उनके जबरदस्ती करने पर वो अपने बॉस को जान से मार देती है। वो उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके 7-8 प्लास्टिक के बैग में भर देती है, जिससे वो रोज एक एक करके फेंकने जाया करती है। श्रीकांत टास्क ज्वाइन करने से पहले करीम की गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि करीम कोई टेररिस्ट नहीं था, उनसे गलती हो गई। ये सब बात करीम की गर्लफ्रेंड रिकॉर्डिंग कर रही होती है और वो कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। तो दूसरी ओर भास्करन और समीर एक आदमी से मिलते हैं और वे चेन्नई में उनका पूरा का पूरा फ्लाइंग स्कूल खरीद लेते हैं, जहां से वे अपने मिशन को पूरा कर सके। वही श्रीकांत भी इस मिशन को अंजाम देने के लिए चेन्नई चला जाता है। वो मिलिंद को भी टास्क वापस ज्वाइन करने के लिए मना लेता है। राजी के बॉस के अचानक से गायब हो जाने की वजह से पुलिस छानबीन करने लगते हैं। वे ऑफिस के सभी वर्कर से पूछताछ करते हैं, तब उन्हें ये पता चलता है कि उन्होंने लास्ट टाइम अपने बॉस को राजी के साथ देखा था। फिर पुलिस राजी को ढूंढने के लिए उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि उसका दिया गया एड्रेस गलत है। श्रीकांत और जेके को भी कहीं से कोई सबूत नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वे चल्लम सर से मिलते हैं। चल्लम उन्हें एक रिबेलियन के घर का एड्रेस देता है, जो कि राजी का ही घर का एड्रेस था। फिर वे सभी उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वही पुलिस भी राजी को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच ही जाते हैं, जहां पर राजी बहाना बना देती है कि वो अपने बॉस से किसी काम से मिलने रही थी। पुलिस को वहां पर कुछ अजीब सी स्मेल आती है। बाद में उन्हें ये पता चलता है कि वो स्मेल बॉडी डिकम्पोज करने वाली केमिकल की है। ये जानते ही वे तुरंत राजी को अरेस्ट करने के लिए उसके घर की ओर निकलते हैं, जहां राजी अपना बैग पैक करके वहां से भाग रही होती है कि तभी बाहर उसकी मुलाकात श्रीकांत और जेके से होती है। वे राजी से उसी के घर का एड्रेस पूछ रहे होते हैं। राजी एड्रेस बताकर वहां से चली जाती है। श्रीकांत और जेके जब उस घर की तलाशी ले रहे होते हैं कि तभी पुलिस भी वहां आकर के उन्हें अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नंदा को उन्होंने ही मारा है। दोनों को पूरी रात जेल में बितानी पड़ती है और उन्हें एक कॉल भी करने की परमिशन नहीं मिलती है।
सुबह मुत्तू वहाँ पर आकर के उन दोनों को छुड़ा लेता है। वही देवदर्शिनी भी उनके प्लान का एक हिस्सा बन जाती है। फिर देवदर्शिनी से उन्हें राजी के बारे में पता चलता है। जब वे उसका पूरा डिटेल निकालते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि राजी एक ट्रेंड फाइटर है। और ये सब देखने के बाद उन सबका शक भास्करन पर जाता है। इसलिए वे कुलकर्णी और संबित के साथ मिल करके दीपन को कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दीपन भी उनके साथ मिला हो। दीपन, जो कि काफी समझदार इंसान होता है, वो अपनी जॉब को खतरे में नहीं पड़ने देना चाहता है और अपनी पॉलिटिशियन लाइफ को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो भास्करन के पास जाकर के उसे समझाता है, लेकिन भास्करन को अपने भाई की मौत का बदला लेना था, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता है। फिर दीपन कुलकर्णी और संबित के साथ मिल जाता है और वो कहता है कि भास्करन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ये बात समीर को भी पता चल जाता है और वो भास्करन को लंदन से फ्रांस भेज देता है। वही पुलिस एक कन्वर्सेशन को ट्रैक करते हैं जिससे उन्हें 2 सीक्रेट कोड्स मिलते हैं, विरानियम और लोकल 52। छानबीन के बाद उन्हें ये पता चलता है कि विरानियम एक जगह का नाम है और लोकल 52 को एक इंसान है, और ये वही जगह था जहाँ पर रिबेलियन का कैंप हुआ करता था। लेकिन जब तक कि वे वहाँ पहुँचते, राजू और साजिद लोकल 52 जीवराज की मदद से श्रीलंका में छिपा एक्सप्लोजिव्स ढूंढ लेते हैं, बट उसे वापस लाते वक्त श्रीलंका के सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। राजू उन सबको मार देती है। ये देखकर जीवराज चिल्लाने लगता है तो राजू उसे भी मार देती है। एक्सप्लोजिव्स तो वे ले आते हैं, लेकिन उन्हें ब्लास्ट करने के लिए उन्हें डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है, और वो डेटोनेटर जीवराज के घर पर होता है। श्रीकांत भी चिल्लम की मदद से लोकल 52 आइडेंटिटी का पता लगा लेते हैं और वो देवराज के घर पर तलाशी लेने के लिए निकल जाते हैं। श्रीकांत और राजी एक ही टाइम पर देवराज के घर पहुंचते हैं, जहां श्रीकांत की टीम उसे देख लेती है। राजी वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वे किसी तरह उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, पर राजी किसी को कुछ नहीं बताती है। तभी साजिद और सिल्वा कुछ लोकल लोगों के साथ वहां पर आकर के उन सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। साजिद राजी को तो बचा लेता है, पर इस बचाव में राजी को एक गोली लग जाती है। वहीं श्रीकांत का टीम मेंबर मिलिंद भी इस हमले में मारा जाता है। साजिद श्रीकांत से पहले से ही काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि सीजन 1 में उसी की वजह से उनका प्लान फ्लॉप हो गया था और वो अपना बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप करना चाहता था, पर समीर के मना करने पर वो रुक गया था। और इस हमले के बाद साजिद समीर से इसी प्लान को सक्सेस करने की परमिशन मांगता है। परमिशन मिल जाने के बाद वो कल्याण को कॉल करके धृति को किडनैप करने के लिए कहता है। कल्याण साजिद के मना करने के बाद भी धृति से मिला करता था और इसी का फायदा उठाकर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वहीं श्रीकांत को ये शक होता है कि राजी जरूर जीवराज के घर पर कोई इम्पोर्टेंट चीज ही लेने आई होगी, और वे वापस वहां जाकर के तलाशी लेने लगते हैं, जहां उन्हें C4 का डेटोनेटर मिलता है। ये देखकर कि वे समझ जाते हैं कि उनका प्लान क्या था। रेवल्स डॉक्टर बुलाकर राजी का इलाज करवाते हैं। वहीं साजिद भी एक नया डेटोनेटर बना देता है। दरअसल वे लोग चेन्नई में हो रहे PM की मीटिंग के दौरान एक प्लेन के जरिए उस जगह को ब्लास्ट करने वाले थे, और ये प्लेन राजी उड़ाने वाली थी। कुलकर्णी को जब ये पता चलता है तो वो बासु को वापस से अपनी मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहता है, पर बासु अपनी जिद पर अड़ी होती है। वहीं साजिद का काम हो जाने के बाद वो मुंबई के लिए निकल जाता है, जहाँ कल्याण साजिद के कहने पर धृति को मूवी देखने के लिए बुलाता है। धृति हर बार की तरह अपनी फ्रेंड महिमा से झूठ बोलने को कहती है कि वो उसके साथ गई है, और वो उसके साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है, जहाँ कल्याण उसका किडनैप कर लेता है। धृति जब तक 11 बजे तक घर वापस नहीं पहुंचती है तो सूची कई बार महिमा से कॉल करके उससे पूछती है कि आखिर धृति कहाँ पर है। तब महिमा उसे बताती है कि धृति अपने बॉयफ्रेंड कल्याण के साथ डेट पर गई है। ये जानने के बाद सूची श्रीकांत को कॉल लगाती है, पर वो उसका कॉल नहीं उठाता है। फिर वो अरविंद को फोन करके उसे अपने घर बुलाती है और उसके फोन से वो श्रीकांत को कॉल लगाती है। श्रीकांत जब अननोइंग नंबर देखता है तो वो कॉल उठा लेता है। तब उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी रात से घर वापस नहीं आई है। ये जानने के बाद वो तुरंत मुंबई के लिए निकल जाता है। अब हम धृति को देखते हैं, जिसे कल्याण और उसके चाचा ने चेन से बांध कर रखा होता है। यहाँ धृति को कल्याण की सच्चाई पता चल जाती है कि उसका असली नाम सलमान है और वो एक टेररिस्ट है। यहाँ पर उसे अपने डैड की सच्चाई भी पता चल जाती है कि उसके डैड कोई IT कंपनी में काम नहीं करते हैं, वे एक NIA के सीक्रेट एजेंट है। श्रीकांत को डराने के लिए सलमान और उसके चाचा धृति की एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें वे उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। श्रीकांत घर वापस आने के बाद धृति का फोन ट्रैक करवाता है, जो कि उसे एक लोकल ट्रेन में मिलता है। फिर जब वे उसके स्कूल के फ्रेंड से पूछताछ करते हैं तो महिमा से उन्हें उसी मॉल के बारे में पता चलता है जहां वे मूवी देखने के लिए गए थे। मॉल के CCTV फुटेज से वे सलमान और उसके चाचा की तस्वीर निकाल लेते हैं और उसे सारे लोकल पुलिस स्टेशन में भिजवा देते हैं। उधर श्रीकांत की बाकी टीम को जब ये पता चलता है कि उन्हें प्लेन उड़ाने के लिए एक बड़ी सी फील्ड की जरूरत पड़ेगी, तो वे आसपास के सारे फ्लाइंग स्कूल और रनवेज जगह की तलाशी लेने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वे रेबेलियंस के फ्लाइंग स्कूल तक पहुंच ही जाते हैं। वे वहां पर प्लेन की तलाशी लेने की कोशिश करते हैं, पर बिना वारंट के वे तलाशी लेने नहीं देते हैं। जेके और मुत्तू वारंट आने का वेट कर रहे होते हैं। वेट करते करते काफी रात हो जाती है। तब ये दोनों उस रिवील का ध्यान भटकाकर प्लेन की तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वे डेटोनेटर से भरा हुआ एक प्लेन देखते हैं। पर इससे पहले कि वे कुछ करते, वे लोग उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मुत्तू तो किसी तरह उनके हमले से बचकर वहाँ से भाग जाता है, पर जेके बुरी तरह से जख्मी होकर रास्ते के किनारे ही बेहोश हो जाता है।
वही छानबीन के दौरान पुलिस को सलमान के चाचा का एड्रेस मिल जाता है। साजिद भी अब मुंबई पहुंच चुका होता है, जहां सलमान के चाचा उसे लेने के लिए जाते हैं। साजिद को जब ये पता चलता है कि टास्क ने उनके प्लेन वाली जगह को ढूंढ लिया है, तो वो श्रीकांत को सबक सिखाने के लिए धृति को मारने का डिसाइड कर लेता है। वही सलमान भी कहीं न कहीं धृति से प्यार तो करता था, इसलिए वो धृति के फोर्स करने पर उसके हाथ तो खोल देता है, पर वो उसे वहाँ से जाने नहीं देता। तब धृति खिड़की का एक कांच तोड़कर उसे मार देती है और वो वहाँ से भागने ही वाली होती है कि तब तक साजिद वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वो धृति को एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वे उसे मारने के लिए हथियार तैयार कर ही रहे होते हैं कि तभी श्रीकांत पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। ये देखकर वे दोनों खिड़की के रास्ते वहाँ से भागने लगते हैं, पर श्रीकांत की टीम उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और साजिद यहाँ पर मारा जाता है। श्रीकांत अपनी बेटी को बचाने के बाद चेन्नई वापस जाता है अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए, जहाँ उन्हें मुत्तू के थ्रू फ्लाइंग स्कूल के बारे में पता चलता है। पर जब वे वहाँ पर वापस जाते हैं तो वहाँ पर ना तो वो प्लेन होता है और ना ही वे लोग होते हैं। उन्हें जेके का भी कोई पता नहीं चल रहा होता है। तो दूसरी ओर रेबल्स प्लेन को डिसमेंटल करके कहीं और ले जा रहे होते हैं। रास्ते में चेक पॉइंट पर एक ऑफिसर उन्हें रोक लेता है क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता है। तब राजी उसे मनाकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उस वक्त उसके लिए अपने मिशन से ज्यादा कोई और चीज इम्पोर्टेंट होती ही नहीं है। फिर वे सभी वहाँ से किचा फार्म जाते हैं, जहाँ से वे उस प्लेन को उड़ाने वाले होते हैं। वहीं एक आदमी जेके का फोन चुरा लेता है और वो जैसे ही उस फोन को ऑन करता है, टास्क को उसकी लोकेशन मिल जाती है, जिसके थ्रू वो जेके को ढूंढ लेते हैं। भास्करन के असली प्लान को जानने के बाद दीपन फ्रेंच पुलिस के जरिए उसके एड्रेस को ढूंढ लेता है और उसे अरेस्ट करवा देते हैं। पर इससे पहले कि कोई उससे कुछ जान पाता, वो साइनाइड वाला कैप्सूल अपने मुंह में तोड़ लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वही छानबीन के दौरान टास्क को ये पता चलता है कि वे लोग प्लेन को जरूर डिसमेंटल करके ले गए होंगे। तभी उन्हें एक चेक पोस्ट के पास एक दुकान से ये पता चलता है कि वे लोग उस ट्रक को इसी रास्ते से होकर ले गए हैं। वे किसी तरह उस ट्रक का पता तो लगा लेते हैं, पर उनके पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वासु की मीटिंग अब स्टार्ट होने ही वाली होती है। तब श्रीकांत चिल्लम को कॉल करता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि उन्हें प्लेन उड़ाने के लिए किसी रनवे जगह की जरूरत पड़ेगी और उस हाईवे के सामने किचा फार्म नाम की एक जगह है, जहाँ पर प्लेन को आसानी से उड़ाया जा सकता है। ये जानने के बाद श्रीकांत अपनी टीम के साथ तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। रिबल्स जब उन्हें वहाँ पर देखते हैं तो वे उन पर फायरिंग करने लगते हैं। काफी देर तक उन सबके बीच फायरिंग होती है, जिसमें सभी रिबल्स की मौत हो जाती है सिवाय राजी के। सभी फायरिंग में बिजी होते हैं। इसी बीच राजी उस प्लेन को लेकर के वहाँ से निकल जाती है, लेकिन श्रीकांत और उसकी टीम उस पर फायरिंग करते जाते हैं, जिससे वो प्लेन हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से श्रीकांत और उसकी टीम सभी को बचा लेते हैं। जिसके बाद उन सबको सम्मान के रूप में प्राइम मिनिस्टर के हाथों अवार्ड दिया जाता है। वही सूची भी ये डिसाइड करती है कि वो आज श्रीकांत को सारा सच बता ही देगी और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। पर ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके आगे जो आने वाला एपिसोड 3 है वो कोविड-19 से रिलेटेड होने वाला है। तो गाइस, द फैमिली मैन सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।